नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल क्राइम कैप पर। हमेशा की तरह मैं अंकित मिश्रा हाजिर हूँ जुर्म की एक ऐसी दास्तान लेकर जिसके होने से फैल गई थी सनसनी। वो दिखने में बहुत खूबसूरत थी। उसे यकीन था कि उसकी ये खूबसूरती उसे एक दिन लाखों दिलों की धड़कन बना देगी। अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए वो लड़की माया नगरी मुंबई आ जाती है, लेकिन बहुत तलाश करने के बाद भी उसे काम नहीं मिलता है क्योंकि उसे हिंदी कम आती थी। आखिरकार उसकी मुलाकात एक शख्स से होती है जो उसे काम दिलवा देता है, लेकिन इसके कुछ दिन बाद ही उस शख्स की मौत हो जाती है जिसका नाम था नीरज ग्रोवर। क्राइम कैप के आज के इस एपिसोड में हम आपको इसी नीरज ग्रोवर के मर्डर मिस्ट्री की पूरी दास्तान सुनाएंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी इस कहानी की मुख्य किरदार जो है वो केरल के कोच्चि शहर की रहने वाली एक लड़की है जिसका नाम था मारिया मोनिका सुसाइराज। ये कन्नड़ फिल्मों में काम करती थी। साल 2002 में आई फिल्म जूट से अपने कैरियर की शुरुआत मोनिका सुसाइराज ने की थी। इसके बाद साल 2003 में आई फिल्म एक्सक्यूज मी, साल 2004 में आई ओके सर ओके और साल 2007 में एक दंता जैसी फिल्मों में भी मारिया मोनिका सुसाइराज ने काम किया था। अब कन्नड़ फिल्मों में तो उसको काम मिलने लगा था। 3-4 फिल्में भी आ चुकी थी जिसमें उसका रोल था, लोगों ने उसको सराहा, लेकिन अब उसका जो मन है वो कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में नहीं लग रहा था। उसका सपना था बॉलीवुड में अपना नाम जमाने का और अपने इसी सपने को पंख लगाने के लिए वो लड़की कोच्चि और कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर अपने घर से 1400 किलोमीटर दूर माया नगरी मुंबई आ गई। अब मारिया मोनिका सुसाइराज साल 2007 में अपने सपनों को पूरा करने के लिए माया नगरी मुंबई आ चुकी थी। वो जगह जगह जाकर ऑडिशन देने लगी और काम की तलाश करने लगी। उसको हिंदी कम आती थी, इसीलिए ज़्यादातर जगह पर उसको आपसे हम आगे कांटेक्ट करेंगे ये कहकर लौटा दिया जाता था और उसको कहीं भी कोई काम नहीं मिल रहा था। तो ये तो हो गई मारिया की कहानी। अब हम आपको बताते हैं नीरज के बारे में। वही नीरज ग्रोवर जिसका मर्डर हुआ था और जिसकी मर्डर मिस्ट्री की दास्तान आज हम आपको सुना रहे हैं। आप नीरज ग्रोवर के बारे में भी आप कुछ जान लीजिए। नीरज, जिनकी उम्र 25 साल थी, और नीरज ने जो है वो मास कम्युनिकेशन में अपनी पढ़ाई की थी। इसके बाद वो सिनर्जी एडलैब्स या यूं कहें स्टार टीवी से जुड़ गए। इसके बाद स्टार के कई प्रोग्रामों में नीरज ने अपना रोल प्ले किया। वो जो बैक स्टेज टीम होती है उसमें काम करते थे, प्रोडक्शन वगैरह के मामले, पोस्ट प्रोडक्शन जो होता है सीरियल्स का, उसको वो देखते थे। और उस समय टीवी पर एक बड़ा फेमस शो चल रहा था जिसे शाहरुख खान होस्ट कर रहे थे, क्या आप 5वीं पास से तेज हैं। और इस प्रोग्राम में जो है वो पर्दे के पीछे नीरज की अहम भूमिका थी और नीरज का एक अहम किरदार इस प्रोग्राम में था। यानी नीरज अब अपना काम स्थापित कर चुके थे और एक बड़ा नाम था। और उसी के बाद ऑडिशन देने के लिए एक बार मारिया मोनिका सुसाइराज जो है वो नीरज के पास पहुंचती है। नीरज उसका टेस्ट लेता है और उसके बाद जो सवाल जवाब मारिया से वो करता है। नीरज जो है वो जिस प्रोडक्शन हाउस में काम कर रहा था वहाँ पर जो सीरियल्स बनते थे वो हिंदी भाषा के होते थे। और जैसा कि हमने आपको बताया कि ये केरल कोच्चि से आई थी, कन्नड़ फिल्मों में काम करती थी मारिया, तो हिंदी जो है वो बेहद कमज़ोर थी। और नीरज भी इनसे यही कहता है कि देखो मारिया, हम तुम्हें काम तो दे देते, लेकिन दरअसल हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जिनकी हिंदी जो है वो परफेक्ट हो, क्योंकि सीरियल की जो टोन है, जो लैंग्वेज है वो हिंदी है और हम आपको इसमें तो नहीं, और अपने आगे किसी शो में या किसी प्रोग्राम में हम आपको मौका ज़रूर देंगे। ये कहने के बाद नीरज जो है वो टेस्ट मारिया का हो चुका था। नीरज समझ चुका था कि मुझे तो हिंदी भाषी लोग चाहिए जिनकी हिंदी परफेक्ट हो। वो मारिया की हिंदी पर इतनी अच्छी पकड़ नहीं थी, तो जाहिर सी बात है मारिया को काम तो मिलने से रहा, लेकिन नीरज ने उसका दिल ना तोड़ते हुए इतना ज़रूर कह दिया था कि वो आगे उसको मौका देगा। इसके बाद ये जो मुलाकात नीरज और मारिया के बीच एक छोटी सी प्रोफेशनल मीट हुई थी, इसने नीरज की आंखों में मारिया ने कुछ पढ़ लिया था।
अब आगे मारिया को मौका देने का जो है भरोसा देकर नीरज तो वहां से उठकर चला गया। अब मारिया ने उसकी आंखों में कुछ ऐसा पढ़ लिया था जो उसको लगा कि नीरज कहीं ना कहीं उससे अट्रैक्ट हो रहा है, और वो बाहर आती है और ऑफिस के किन्हीं लोगों से नीरज का फोन नंबर मारिया ले लेती है और वो लेके अपने साथ फोन नंबर नीरज का वहां से चली जाती है। कुछ दिनों बाद मारिया जो है वो नीरज से फोन पर बात करती है, नीरज का फोन नंबर डायल करती है और इन दोनों के बीच जो है वो बातचीत का दौर शुरू हो जाता है। अब बातचीत का दौर शुरू हो गया था, बातचीत का ये जो दौर है वो जल्दी मुलाकातों के दौर में तब्दील हो जाता है। अब नीरज और मारिया फोन पर एक दूसरे से बात करते, एक के बाद एक, कभी रेस्तरां में, कभी समुंदर के किनारे, इन दोनों की मुलाकातें होने लगी। मुलाकातें बढ़ी तो दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ी और अब इन दोनों के बीच में जो है वो धीरे धीरे इश्क परवान चढ़ने लगा था। लेकिन मारिया का जो है वो एक बॉयफ्रेंड, उसका पुराना आशिक और था जिसका नाम था जेरोम मैथ्यू। इसकी स्कूलिंग जो है वो मारिया के साथ हुई, यानी दोनों एक दूसरे को जो है वो बचपन से जानते थे, प्यार करते थे, दोनों के बीच में अफेयर था। लेकिन उसके बाद जब दोनों बड़े हुए तो मारिया ने जो है वो फिल्मों में काम करना चुना और जेरोम जो है उसने नेवी, इंडियन नेवी को ज्वाइन कर लिया। तो दोनों जो है वो उनके रास्ते अलग हो गए, लेकिन इन दोनों के बीच में अफेयर था और दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते थे। यानी जेरोम जो है वो पहले से मारिया की जिंदगी में था, उसका प्यार था, उसका आशिक था, उसका बॉयफ्रेंड था। और अब मारिया की जिंदगी में मुंबई आने के बाद एंट्री हो चुकी थी नीरज ग्रोवर की। अब मारिया मुंबई आ चुकी थी, नीरज से उसकी नई नई दोस्ती हुई थी, लगातार मुलाकातें हो रही थी, दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आते जा रहे थे। अब मारिया नीरज के साथ तो सब कुछ कर ही रही थी, उसकी नजदीकियां बढ़ी रही थी, लेकिन उसकी बातचीत जो है वो जेरोम से भी लगातार होती थी और वो जेरोम जो है वो उसके बहुत करीब भी था मारिया के। तो बातचीत के दौरान ही मारिया ने जेरोम को भी इस बात की खबर दी कि उसकी नई नई दोस्ती नीरज ग्रोवर नाम के एक शख्स से हुई है और नीरज उसकी जो है वो बहुत मदद कर रहा है, नीरज बेहद अच्छा है। ये सब बातें वो जेरोम को एक दोस्त के नाते बताती थी। उस समय जो है जेरोम वो मारिया को बिल्कुल ऐसा नहीं लगता था कि ये शो नहीं होने देता था जेरोम को, उसको ये सब पसंद नहीं है, मारिया किसी और के साथ दोस्ती करे, किसी और के करीब रहे, ये उसको बिल्कुल नागवार गुजरता था। लेकिन वो मारिया को इस बात का कभी भी शक नहीं होने देता था कि उसे ये सब जो चल रहा है वो नापसंद है और वो न्यूट्रल बना रहता था। लेकिन अंदर ही अंदर जेरोम जो है वो नीरज से जो है वो बेहद जल रहा था और उसको ये लग रहा था कि कैसे भी कुछ भी करके मारिया और नीरज की ये जो नजदीकियां बढ़ रही हैं इसे खत्म किया जाए। अब आती है वो तारीख, यानी 6 मई 2008। इस तारीख को यानी इस दिन मारिया जो है वो मलाड इलाके में मुंबई के एक फ्लैट लेती है। अब नया नया फ्लैट शिफ्ट करना है, सामान वगैरह शिफ्ट करना था मारिया को। तो मारिया जो है वो अपने दोस्त नीरज ग्रोवर को फोन कर कर उसकी हेल्प मांगती है और नीरज जो है वो दोस्ती के नाते उसकी हेल्प करने के लिए एग्री हो जाता है और नीरज वहां आ जाता है और फ्लैट शिफ्टिंग में मारिया की मदद करता है। अब मारिया का फ्लैट शिफ्ट करा दिया था नीरज ने, वो आ गया था उसकी हेल्प करने और इन दोनों ने जो है वो फ्लैट शिफ्ट कर लिया मलाड वाला। ये मलाड वाला जो फ्लैट उसने शिफ्ट किया था इस बारे में जेरोम को भी मारिया ने बता दिया था कि उसने नया फ्लैट मलाड इलाके में यहाँ लिया है, यानी जेरोम भी इस बारे में जानता था। अब उस दिन बज चुके थे रात के 10, जेरोम का मारिया के पास फोन आता है। उसी समय जब जेरोम का मारिया के पास फोन आता है उसी कमरे में नीरज जो है वो फोन पर किसी और से बात कर रहा होता है और जेरोम जब मारिया से बात करता है तो वो नीरज की आवाज सुन लेता है। अब वो मारिया से पूछता है कि क्यों, नीरज घर में है क्या? लेकिन मारिया उससे कहती है कि नहीं, नीरज तो यहाँ नहीं है। लेकिन जेरोम ने उसकी आवाज सुन ली थी, उसका शक तो पक्का हो गया था। अब 10 बजे जेरोम जो है वो फोन रख देता है। इसके ठीक 1-1.5 घंटे बाद यानी 11:30 बजे रात के आसपास जेरोम मारिया को एक बार फिर फोन लगाता है और उससे फिर एक बार ये तस्दीक करता है कि नीरज घर पर है या चला गया। लेकिन मारिया जो है वो इस बार उसे कोई जवाब नहीं देती है और फोन कट करने के बाद फोन को स्विच ऑफ कर देती है। मारिया जैसे ही फोन को स्विच ऑफ करती है उधर कोची में बैठा जेरोम मैथ्यू गुस्से से तमतमा जाता है और उसके अंदर बदले की आग भड़कने लगती है। अब इधर गुस्से की आग में जल रहा जेरोम जो है वो रात को 12 बजे ही तय करता है कि वो तत्काल मुंबई पहुंच जाएगा, मुंबई के लिए निकलना तय करता है
वो पता करता है तो उसे पता चलता है कि रात को यानी तड़के सुबह 3 बजे कोच्चि से मुंबई के लिए फ्लाइट है। जेरोम उस फ्लाइट को पकड़ता है और सुबह 6:30-7 बजे जो है वो मुंबई पहुंच जाता है। मारिया ने उसको अपने फ्लैट का पता पहले ही बता रखा था, तो मारिया के उस फ्लैट तक पहुंचने में जो है वो जेरोम को कोई दिक्कत नहीं होती है और वो वहां तक पहुंच जाता है। अब मुंबई पहुंचने के बाद सीधे उसके फ्लैट पर पहुंच चुका था जेरोम मैथ्यूज। मारिया ने उसे पता पहले ही दे दिया था। उनके दरवाजे पर आकर जेरोम जो है वो डोरबेल बजाता है। इसके बाद मारिया और नीरज जो है जो घर में अंदर होते हैं वो घबरा से जाते हैं कि इतनी सुबह आखिर कौन आया है, कौन आ गया, किसने बेल बजाई है। लेकिन उसके बाद मारिया कहती है कि नया नया फ्लैट लिया, हो सकता है सोसाइटी के कोई होंगे या बिल्डिंग के ही कोई लोग होंगे, जाके मैं देखती हूँ। जैसी मारिया जाती है और डोर ओपन करती है, दरवाज़ा खोलती है और सामने खड़ा मिलता है उसका पुराना आशिक और बॉयफ्रेंड जेरोम मैथ्यूज। इसके बाद जेरोम सीधे मारिया से पूछता है क्या नीरज घर में है, और पूछता हुआ वो सीधा बेधड़क मारिया के बेडरूम तक पहुंच जाता है, जहां पर बिना कपड़ों के लेटे हुए उसे नीरज ग्रोवर मिलता है। इसके बाद क्या था, जेरोम का जो गुस्सा है वो 7वें आसमान पर होता है और इसी गुस्से और बदले की आग में झुलसते हुए वो मारिया के किचन की तरफ जाता है और वहां से उठाकर एक चाकू अपने साथ लाता है और एक के बाद एक दनादन कई बार जो है वो उस चाकू से जेरोम नीरज के ऊपर करना शुरू कर देता है। लगातार चाकू के धारदार वार लगने के बाद कुछ ही देर बाद नीरज की जो है वो मौत हो जाती है। बड़ी ही बेदर्दी से जेरोम ने नीरज का मर्डर कर दिया था। अब इसके बाद जो होता है वो सुनकर आप और चौंक जाएंगे। अब जेरोम सवेरे 7:30 बजे अचानक कोच्चि से मुंबई पहुंच गया, मारिया के फ्लैट पर पहुंच गया। वहां पे उसे नीरज मिल गया। गुस्से में उसने नीरज को चाकू से इतने वार किए कि नीरज की मौत हो गई। अब फ्लैट में नीरज की लाश सामने पड़ी हुई है। इसके बाद मारिया और जेरोम जो हैं वो एक दूसरे से रिलेशन बनाते हैं। वहीं पर जहां पर लाश पड़ी हुई थी, सवेरे 7:30 बजे जेरोम इस घर में घुसता है। इसके बाद लगभग रिलेशन बनाते हुए उसे 1 आध घंटा मारिया के साथ लगता है। इसी बीच वो मर्डर भी कर चुका था। अब बज चुके थे सुबह के 9। इसके बाद जो है वो मारिया अपने एक दोस्त को फोन लगाती है और उसकी कार मंगवाती है और उस कार में बैठकर जेरोम और मारिया जो है वो पास के ही एक मॉल में जाते हैं और वहां से 3 बड़े एयर बैग जो है वो खरीद कर लाते हैं। इसके बाद वो घर आ जाते हैं। तब तक बज चुका था लगभग दिन का 2 या 3 बज रहा था। इस बीच ये दोनों जो है वो नीरज की लाश घर में ही थी। अब ये प्लान करते हैं, आरी वगैरह ये वहां से बाहर से लेके आए थे, बैग भी लेके आए थे। अब नीरज की लाश को ठिकाने लगाने का जो प्लान जेरोम ने बनाया वो बेहद खतरनाक था। अपने साथ जो बैग और आरी लेके जेरोम आया था, अब उनका इस्तेमाल करना वो शुरू करता है और उसी फ्लैट के अंदर नीरज की लाश के 1, 2, 3, 10, 5 नहीं, पूरे 300 छोटे छोटे टुकड़े कर देता है और इन 300 टुकड़ों को बारी बारी से वो अलग अलग बैगों में भरता है। इसके बाद बिल्डिंग के नीचे वो कार को जो है वो सीढ़ी के पास आकर लगाते हैं और ये तीनों एयर बैग रात में 10 बजे वो कार की डिक्की में लोड करते हैं और कार को ये लोग जो है वो थाने साइड वाले हाईवे पर लेकर निकल जाते हैं और पालघर जिले के मनोर इलाके में पहुंचकर जब उन्हें घना जंगल और सुनसान इलाका मिलता है वहां पर ये बैग निकालते हैं बाहर। नीरज की लाश की टुकड़े जो हैं वो बैग से बाहर करते हैं, उनके ऊपर पेट्रोल छिड़कते हैं और आग लगा देते हैं। कुछ देर वहां रुकते हैं। जब उन्हें इस बात का यकीन हो जाता है कि हाँ अब ये लाश के टुकड़े जो है वो जल चुके हैं, उसके बाद ये कार वहां से पलटा कर वापस मुंबई लौट आते हैं और अपने फ्लैट पर आ जाते हैं। इसके बाद ये दोनों साथ रहते हैं, मारिया और जेरोम। ये बात जो है वो 6 मई की हम आपको बता रहे हैं। 6 मई की सवेरे मर्डर हुआ, 6 मई की रात में इनने लाश को ठिकाने लगा दिया। अब 7 मई को भी ये दोनों मुंबई के उसी फ्लैट में मारिया के साथ रहते हैं और 8 मई को जो है वो जेरोम कोचीन के लिए निकल जाता है और मारिया अपने रूटीन काम में लग जाती है। इधर जो है वो नीरज
7 तारीख को और 8 तारीख को अपने ऑफिस और अपने काम पर नहीं पहुंचता। नीरज के पिता अमरनाथ ग्रोवर और उसकी मां नीलम ग्रोवर परेशान हो जाते हैं और उनका बेटा जो है वो 2 दिन से गायब है। ये शिकायत लेकर अब वो पुलिस के पास पहुंचते हैं और पुलिस जो है वो नीरज की तलाश करना शुरू कर देती है। नीरज की तलाश शुरू करते हुए पुलिस जो है वो नीरज के फ़ोन की लास्ट लोकेशन जो है वो उसे मारिया का फ्लैट मिलती है। उसके बाद वो मारिया के फ्लैट पर पहुंचते हैं और वहां पहुंचने के बाद मारिया जो है वो नीरज का फ़ोन पुलिस को सुपर्द कर देती है और ये बताती है कि नीरज यहाँ से 6 तारीख को ही निकल गया था और उसके बाद वो कहाँ गया उसको कोई पता नहीं है, उसका फ़ोन यही था जो मैंने आपको दे दिया। अब पुलिस का जो शक है, नीरज का फ़ोन मारिया के पास मिला था और उसके बाद से वो गायब था। अब मारिया पर शक पुलिस का पूरा हो रहा था। पुलिस को यकीन था कि हो ना हो नीरज के गायब होने के पीछे जो भी गुत्थी है उसमें मारिया शामिल है। लेकिन कोई सबूत, कोई प्रूफ पुलिस के पास मारिया के खिलाफ नहीं था, तो पुलिस चाह के भी कुछ नहीं कर पा रही थी। लेकिन पुलिस को डाउट जो है वो मारिया पर होना शुरू हो गया था। अब नीरज मिल नहीं रहा है, उसका फ़ोन जो है वो मारिया के पास मिला है। अब पुलिस जो है वो CDR निकालती है, यानी कॉल डेटा रिकॉर्ड नीरज का, और उसमें सामने आती है मारिया और नीरज के बीच हुई बातचीत। इसके साथ ही मारिया की कॉल डिटेल जब पुलिस निकलवाती है तो उसमें उसके और जेरोम के बीच जो बातचीत हुई थी उसका डेटा भी पुलिस के सामने आ जाता है। और उस दौरान मारिया और जेरोम ने नीरज के मर्डर से संबंधित जो बातें करी थी वो सब पुलिस के कानों तक पहुंच जाती हैं और पुलिस के सामने ये जो केस है वो एकदम पानी की तरह साफ हो जाता है, क्योंकि अब उसके पास कॉल डिटेल्स थी, मारिया और जेरोम की आवाज़ थी और ये एक बड़ा सबूत उसके हाथ लगता है कि नीरज की हत्या किसी और ने नहीं, जेरोम ने और मारिया ने मिलकर की है। अब CDR सामने आने के बाद पुलिस के हाथ में पुख्ता सबूत थे। अब क्या था, पुलिस जो है वो मारिया को भी गिरफ्तार करती है, उधर कोच्चि से जेरोम की गिरफ्तारी होती है। इन दोनों को मुंबई लाया जाता है और इसके बाद पुलिस जो है वो इनसे पूछताछ शुरू करती है। शुरुआत में जेरोम और मारिया जो है वो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब पुलिस सख्ती बरतती है और सख्ती के साथ पूछताछ करती है तो आप जानते हैं कि जब पुलिस अपनी सख्ती पर आती है तो बड़े से बड़े अपराधी भी जो हैं वो तोते की तरह बोलना शुरू कर देते हैं। और वही इस केस में भी हुआ। पुलिस ने जब सख्ती बरती तो जेरोम और मारिया ने अपना जुर्म जो है वो पुलिस के सामने कबूल कर लिया और ये माना कि नीरज ग्रोवर की हत्या उन्हीं ने की। अब नीरज का मर्डर हुआ है, ये सब पुलिस के सामने आ चुका है, हत्यारे जो हैं वो कत्ल करना कबूल कर चुके हैं, लेकिन पुलिस की प्रक्रियाएं कुछ और भी होती हैं, उसको सबूत जुटाने होते हैं। अब पुलिस जिस कार से नीरज की लाश को ये लोग पालघर के मनोर इलाके में लेके गए थे, उस कार का जो है वो चेकिंग करती है, वहाँ से खून के ट्रेसेस मिलते हैं, उनकी फॉरेंसिक टेस्ट कराए जाते हैं और वो मैच हो जाता है कि ये किसी और का खून नहीं, ये नीरज ग्रोवर का ही खून है। और अब पुलिस के पास जो है वो मर्डर वेपन और इन लोगों को उसी मौका वारदात पर लेकर जाते हैं, वहाँ से भी एविडेंस कलेक्ट पुलिस करती है। यानी अब पुलिस के पास पुख्ता सबूत इन दोनों के खिलाफ थे। इसके बाद एक मजबूत केस बनाकर जो है वो पुलिस अदालत में पेश करती है। अब पुलिस ने सारे सबूत जो है वो कोर्ट में पेश कर दिए हैं और मुंबई सेशन कोर्ट में अब नीरज ग्रोवर हत्याकांड की जो है वो सुनवाई शुरू हो जाती है। अब सेशन कोर्ट में नीरज मर्डर केस की सुनवाई जो है वो लगातार चल रही है। इधर मारिया जो है वो अपना जुर्म तो कबूल कर चुकी है, लेकिन अब उसने बयान जो है वो अपना बदल दिया। मारिया कोर्ट के सामने ये कहती है कि उसने जेरोम को नीरज की हत्या करने से रोकने की बेहद कोशिश की थी, लेकिन गुस्से से भरा हुआ जेरोम जो है उसने उसको झटक दिया और ये कह दिया कि तुम दूर हट जाओ, तुम बीच में आओगी तो मैं तुम्हारी भी जान ले लूँगा। इसलिए मारिया कहती है कि मैं चाह के भी नीरज को नहीं बचा पाई और इसमें मेरा जो है वो कोई दोष नहीं है। जेरोम गुस्से में था, वो मेरी भी जान ले लेता, इसलिए मैं चुप हो गई। अब केस की सुनवाई चलती रहती है। इसी बीच आती है तारीख 11 जुलाई 2011। ये हत्याकांड है 2008 का, आ चुकी है जो साल है वो है 2011, यानी 3 साल से सुनवाई नीरज मर्डर केस पे लगातार चल रही थी। अब 11 जुलाई 2011 को अदालत जो है वो नीरज ग्रोवर हत्याकांड में अपना फैसला सुनाती है और जेरोम को नीरज की हत्या के आरोप में 10 साल की सजा मुकर्रर होती है।
और जो मारिया है उसको अदालत 3 साल की सज़ा सुनाती है, क्योंकि वो ये मानती है कि मारिया जो है वो इस कत्ल में शामिल नहीं है। मारिया ने तो कोई हत्या की नहीं है, जेरोम ने हत्या की है। मारिया ने ये बयान दिया है कि वो इसलिए नहीं बचा पाई क्योंकि वो उसको भी जान से मारने की धमकी दे रहा था, तो इसलिए मारिया को कुछ कम सजा होती है, 3 साल की सजा होती है। और वो 3 साल से ज़्यादा समय तो पहले ही जेल में रह चुकी थी, 2008 से 11 तक। यानी जैसे ही फैसला आता है उसके अगले ही दिन मारिया को जमानत मिल चुकी होती है, क्योंकि जितनी सजा मिली थी उससे ज़्यादा तो वो वैसे ही जेल में काट चुकी थी। अब जेरोम जो है वो उसे 10 साल की सजा कोर्ट सुनाती है। और आप सोच रहे होंगे कि एक मर्डर केस में महज 10 साल की सजा क्यों सुनाई गई, जबकि 3 साल से तो जेरोम भी पहले से जेल में था, अब उसे 10 साल की सजा सुनाई गई है। तो कोर्ट की ये दलील, अदालत ये दलील इस केस में देती है कि ये जो है वो कोई प्लान्ड मर्डर नहीं था। अचानक जेरोम वहां आया, उसको नीरज मिल गया, वो गुस्से से भर उठा, वो मर्डर वेपन अपने साथ लेकर आया नहीं था, घर से ही किचन से उसने चाकू उठाया, और जो कुछ हुआ वो उन्हीं पलों में हुआ। कोई ये प्लान्ड मर्डर नहीं था, कुछ ऐसा नहीं था जिसमें ये माना जाए कि जेरोम जो है वो हत्या की मंशा पहले ही बना चुका था, उसकी कुछ प्लानिंग थी। ऐसा कुछ नहीं था, जो हुआ अचानक हुआ। इसलिए उन सबूतों को सामने रखते हुए जो केस है उसको हर एंगल से परखते हुए अदालत जेरोम को 10 साल की सजा सुनाती है। अब नीरज ग्रोवर मर्डर केस में जेरोम मैथ्यू को हो गई है 10 साल की सजा, मारिया को भी सुनाई गई है 3 साल की सजा, इस आरोप में कि उसने सबूत मिटाने में जो है वो हत्यारे का साथ दिया है। लेकिन वो 3 साल से ज्यादा पहले ही जेल में काट चुकी है, तो सुनवाई और फैसले के अगले ही दिन मारिया को इससे जमानत मिल जाती है। लेकिन अदालत जो है वो इसके साथ ही इन दोनों के ऊपर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी कायद करती है। अब अगले 10 साल जेरोम मैथ्यू को काटने होंगे जेल की सलाखों के पीछे, और इस तरीके से खुलासा पुलिस करती है नीरज ग्रोवर मर्डर मिस्ट्री का। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की क्राइम कैप की हमारी ये स्टोरी? हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन में हमें बताना ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करें, और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपके अपने चैनल क्राइम कैप से जोड़ने की, क्योंकि हम निकले हैं एक ऐसी मुहिम पर जिसमें हमें बनाना है क्राइम फ्री समाज, और उसमें हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब कर आप हमें अपना सपोर्ट दे सकते हैं। आगे किसी और जुर्म की दास्तान के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद।